तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को पार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता की कोशिश पूरे दिल से नहीं की गई है। हावर्स के हिसाब से तो पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में हावर्स चलेंगे। हावर्स की क्या जरूरत है तुम्हें? जरूरी है कि आईएएस बनो, और भी बहुत सारी नौकरियां हैं वो करो ना, उसमें बहुत कम पढ़ाई करनी पड़ेगी और तुम्हें उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सब कहते हैं कि आईएएस नहीं बने तो क्या होगा भाई, क्या कर पाएंगे, मर जाएंगे। अरे ये मिथ है। अगर यूपीएससी करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है तो तुम कभी जिंदगी में आईएएस नहीं बनोगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। मेरा नाम सोनू यादव है और आज हमारे ये भाई, जब हम लाइब्रेरी से आ रहे थे दोनों भाई, तो ये हमारे भाई थे। आज जब हम आ रहे थे तो हमें ये मिले थे, तो इनके कुछ यूपीएससी को लेकर के सवाल थे। इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो इन्होंने हमें कुछ सवाल दिखाए, तो हमें पसंद आया उनके सवाल और हमें लगा कि इस पर हमारी राय क्या है, तो हम अपनी राय दे सकते हैं इस पर। और आपको हमारी राय कैसी लगती है, अच्छी लगती है या बेकार लगती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला इनका क्वेश्चन है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा नाम सोनू यादव है। मैं यूपी के जिला एटा के छोटे से गांव दरपुर का निवासी हूं और ये हमारे भाई हैं। इनसे हमारे यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर में आके मुलाकात हुई। ये हमारे भाई हैं जो संस्कृति आईएएस में पढ़ रहे हैं, और एक और हमारे भाई हैं वो हमारे साथ रहते हैं, वो दृष्टि आईएएस में पढ़ रहे हैं और वो अभी कोचिंग गए हुए हैं और अभी हम 3 इस रूम में रहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे दूसरा सवाल है, आप कहाँ पढ़ते हैं? हाँ। तो मैं संस्कृति आईएएस में पढ़ता हूँ। संस्कृति आईएएस में मैंने जब यहाँ दिल्ली में आया तो बहुत सारे कोचिंग्स में डेमो लिए, जिसमें संस्कृति आईएएस सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि वहाँ पे लड़के कम हैं और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, लड़कों को टाइम देते हैं, आंसर राइटिंग सिखाते हैं अच्छी से, और जितने भी डाउट्स होते हैं वो पर्सनली मिलके सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इनका दूसरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो मैं तो किसी कोचिंग में नहीं जाता हूँ। मुझे ये भाई मिले, हमारे ये भाई मिले, इनसे थोड़ा मोटिवेशन हुआ और भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बात की मैंने, तो मैंने पाया कि एक सेल्फ स्टडी एक बेस्ट ऑप्शन है। सेल्फ स्टडी से भी आईएएस बना जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग के माध्यम से या फिर कोई आपके पास बड़ा बैकग्राउंड नहीं है तो आप कोचिंग ही करें तभी आईएएस बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पाया कि आप सेल्फ स्टडी करो और लगन अच्छी हो और तुम्हारी मेहनत अगर सही डायरेक्शन में है तो आप सेल्फ स्टडी से भी आईएएस बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी कोचिंग में जाना पड़ेगा। तो पहले मुझे गाइडेंस के तौर पर मेरे भाई ये और एक भाई हमारे जो दृष्टि में पढ़ते हैं उनसे गाइडेंस मिला, और अभी मेरी एज भी नहीं हुई थी तो मैंने सोचा, शुरुआत की कि 1 साल पहले अपनी कोशिश करके सेल्फ स्टडी में देखते हैं। अगर मुझे लगेगा कि सेल्फ स्टडी से नहीं बना जा सकता या कोई कठिनाइयां आती है तो मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा और सेल्फ स्टडी से मेरे अंदर मोटिवेशन आया और जो कुछ भी डाउट रहते हैं वो अपने भाइयों के द्वारा मैं पूछ लेता हूं और मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी भी से भी बन सकता है। और कोचिंग से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक फॉल्ट लगता है कि कोचिंग कहीं ना कहीं, कोचिंग अगर जो बच्चे आके करते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं 2 साल का समय होना चाहिए अगर कोचिंग, क्योंकि कोचिंग वाले कम से कम 1.5 साल में कम से कम अपना कोर्स खत्म कर पाते हैं। तो 1.5 साल कम से कम कोर्स खत्म होगा, फिर तुम्हें 6 महीने उन्हें रिवाइज करने के लिए चाहिए, तो कम से कम 2 साल के लिए चाहिए। और 2 साल तुम कोर्स खत्म करोगे, उसके बाद रहना खाना, तो गरीब बच्चे इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इतना उनकी कोचिंग फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, 2 लाख से कम भी कोचिंग फीस नहीं है। तो गरीब बच्चे जो आना चाहते हैं वो डिसमोटिवेटेड हो जाते हैं। गाँव में देखता हूँ, कहते हैं कि वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, कोचिंग की फीस इतनी हाई है, ये है वो है। तो ये मिथ बेकार है। आप सेल्फ स्टडी से भी आईएएस बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक कोचिंग से ही आईएएस बनो, बस तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए और लगन होनी चाहिए। अगर जुनून है तो तुम सेल्फ स्टडी से भी आईएएस बन जाओ, जरूरी नहीं है कि तुम कोचिंग से आईएएस बनो। अब मेरा अगले क्वेश्चन मेरा भाई बोलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ की फीस कितनी है? तो हम लोग की संस्कृति आईएएस की फीस है 1 लाख रुपए, जीएस और सिर्फ जीएस के लिए, जीएस प्री और मेंस के लिए। ऑप्शनल का फीस अलग से, एसए का फीस अलग से और सीसेट का फीस अलग से है। तो इसमें अगर 1 लाख आप फीस जमा करते हैं तो आपको सिर्फ जीएस और प्री और मेंस पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। अगर आप एक बार में नहीं दे सकते तो 3 से 4 बार में आप जमा कर सकते हैं। आज जहाँ पढ़ते हो वहाँ की फीस क्या है? तो मैं तो सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा रूम पर पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती थी, मतलब ऐसे डिस्टर्बेंस का माहौल रहता था, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पर बस मेरी लाइब्रेरी के 1200 रुपये हैं 24 आवर्स के, और उतनी ही फीस देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप तैयारी कब से कर रहे हैं? तो हम लगभग यहाँ से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, और 1 साल में मैंने यहाँ पर दिल्ली में आके सीखा है कि यहाँ पर अगर कोचिंग के माध्यम से आप तैयारी करते हैं तो आप एक सिस्टमेटिक तैयारी कर सकते हैं। किसी भी टीचर के गाइडेंस में अगर कर रहे हैं तो आप भटकाव कम होगा, क्योंकि आप जब दिल्ली में आएंगे तो बहुत सारे आपको सीनियर मिलेंगे, आपको डिसमोटिवेट कर देंगे। आप आएंगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आप एनसीईआरटी 6 महीने पढ़ के आओ, एनसीईआरटी पढ़ के आओ, क्योंकि एनसीईआरटी मजबूत बेस बनाता है। लेकिन कोचिंग ये सिखाता है कि कोचिंग में जो आपको कंसेप्ट बताया जाएगा उस सबसे पहले कंसेप्ट बता दिया जाएगा, फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं लास्ट में तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जितना भी आप
लैंग्वेज देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कठिन है। अगर आप बिना किसी कंसेप्ट के पढ़ रहे हैं, बिना किसी टीचर के सहयोग से, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे और यूपीएससी के लिए डिसमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोचिंग वाले वही टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं क्लास में, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम लोग का ऐसे एग्जाम्पल देखा भी गया है, क्योंकि हम जब आए थे तो एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़े थे, इकोनॉमिक्स से सबसे डर लगता था, सबसे ज़्यादा डर लगता था। लेकिन जब हम लोग एक अरुण सर इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जाके एनसीईआरटी 8 से लेकर और 12 तक पूरा पढ़ डालो। तो हमने 2 दिन में एनसीईआरटी पूरा खत्म कर दिया और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझ में आ गया, क्योंकि क्लास में जितना भी समझ में आएगा उतना एनसीईआरटी आसान हो जाएगा पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ना मैं मानना है मेरा ये है कि अगर जो यूपीएससी में नए एस्पिरेंट हैं, जो बिल्कुल आना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो ये मान लो कि भगवान है उनके लिए। अगर वो आएँ और एनसीईआरटी से शुरुआत करें, जब उनका बेस क्लियर हो जाए उसके बाद स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें। तो मेरा मानना यहाँ तक है कि एनसीईआरटी अगर तुम 6 to 12 जितना जैसा तुम्हारा बेस है उस हिसाब से 6 to 12 पढ़ लो या 9 to 12 पढ़ लो, वो तुम पर डिपेंड करता है। वैसे अगर तुम्हारा बेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो और आर्ट्स में अब आ रहे हो, तो 6 to 12 एक बार पढ़ लो एनसीईआरटी, सेल्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका टाइम टेबल क्या रहता है, कैसे गुजरता है पूरा दिन। तो हम लोग दोनों भाई 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे के बाद से 8 बजे तक नाश्ता वास्ता करके फिर अपना फ्रेश व्रेश होके फिर 8 बजे से दोनों भाई लाइब्रेरी जाते हैं। 8 बजे से 11 बजे तक हम लाइब्रेरी में रहते हैं। 11 बजे से हम लोग का हमारा कोचिंग है 2 बजे तक, तो 2 बजे तक हम कोचिंग में रहते हैं। फिर 3 बजे से आते हैं, 2 से 3 बजे तक हम सोते हैं। फिर 3 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक दोनों भाई का लाइब्रेरी है, तो रात को 1 बजे दोनों भाई आके सो जाते हैं। फिर सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं। और ये भाई है इनका कोचिंग सेल्फ स्टडी है, तो सुबह में 8 बजे जाते हैं, तो रात को सिर्फ 1 बजे, बीच में 1-2 घंटे के लिए आते हैं खाना खाने, बस। बाकी हम लोग का दोनों भाई का 8 से लेकर 1 बजे तक। टाइम टेबल पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, जरूरी नहीं है कि टाइम टेबल तुम बनाओ अपना, क्योंकि यूपीएससी के लिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सिर्फ मकसद खाना और पर्याप्त नींद लेना होना चाहिए, उसके अलावा तो सिर्फ तुम्हें पढ़ना है। फिर तुम्हें करना क्या है? टाइम टेबल तो वो लोग बनाते हैं कि उन्हें टाइम नहीं है कि ये इतने घंटे से इतने घंटे, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। वैसे हमारा फिक्स है कि हम सुबह 6 बजे उठना है, उसके बाद फ्रेश होकर खाना खाना है, उसके बाद फिर पढ़ना है, उसके बाद फिर आना है, जब नींद लगेगी तब सोना है, उसके बाद फिर पढ़ना है। और तीसरा कोई टाइम टेबल में घूमना मस्ती करना जब हमारा मन करेगा तब करना है। वैसे कोई पर्याप्त टाइम टेबल नहीं है कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने हावर्स पढ़ते हैं, ये नहीं। और हावर्स के हिसाब से जो पढ़ेगा वो यूपीएससी हमारे हिसाब से तो लगता नहीं है कि कर पाएगा, क्योंकि अगर हावर्स के हिसाब से तो पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में हावर्स चलेंगे। हावर्स की क्या जरूरत है तुम्हें? जब तुम्हें पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पर तो तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं शुरुआत? देखो, जो स्टूडेंट यूपीएससी की शुरुआत करना चाहते हैं, पहले मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक, यहाँ पर जो आके कुछ, क्योंकि हमारी जो वीडियो देख रहे होंगे वो कुछ तो कोचिंग लेने की सोच रहे होंगे, कुछ सेल्फ स्टडी की सोच रहे होंगे, तो मैं दोनों के मैं पूरे करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको जो हमारा अनुभव है वो तुमसे शेयर किया जाए। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आप आएँ और कोचिंग ज्वाइन करें। बाहर का बिल्कुल भी भटकाव ना करें। कोचिंग का कोई भी कोचिंग बुरी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कोचिंग बुरी नहीं है। यहाँ पर जितनी भी, यहाँ पर मुखर्जी नगर और दिल्ली में जितनी भी कोचिंग चल रही है वो सारी कोचिंग अच्छी है। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कैसे पढ़ोगे, तुम्हें कैसे निकालना है। कोचिंग कोई भी बुरी नहीं है, टीचर सबके पास अच्छे हैं, बस तुम्हारे ऊपर, तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा करोगे। तो भटकाव में ना आए, फिर अपनी कोचिंग की सारा मटेरियल फॉलो करें और वो उनके लेक्चर को जितनी बार रिवाइज कर पाए, जितनी बार कोशिश करें, उनके नोट्स को पढ़ें। ये सबसे बेस्ट तरीका है कोचिंग वालों के लिए। अब मैं दूसरे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी के लिए आएंगे उनके बारे में बताता हूं। जो सेल्फ स्टडी के लिए आना चाहते हैं वो, उनके लिए भटकाव के बहुत सारी चांसेस हैं एज अ कंपेरिजन कोचिंग के, क्योंकि उन्हें अपने सीनियर से राय लेना और कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, ये बहुत सारी मैथ चलते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा यही चलता है। तो उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बिना किसी को पूछे 6 to 12 एनसीईआरटी रट लो, एक बार पढ़ लो, जिससे तुम्हारा दिमाग का विकास होगा। कमांड बना लो, तुम्हारा कमांड बना लो तुम एनसीईआरटी पर, तुम्हारा दिमाग का विकास होगा। उसके बाद फिर तुम जो सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, और ये सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारे जो टॉपर्स हैं और जो सब बताते हैं वही सारी स्टैंडर्ड। उसलिए सबसे पहले हमें अपनी कमांड एनसीईआरटी, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक छूना है। डायरेक्ट अगर तुम पेड़ पर चढ़ना है तो जड़ से शुरुआत करोगे तब पहुंच पाओगे, डायरेक्ट ही पंच पे पहुंच जाओगे तो आप चढ़ नहीं पाओगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि एनसीईआरटी से शुरुआत करें आप, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें। उसके बाद PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मान लो ये ब्रह्मास्त्र है। पहले एक बार देखो तो ये हम जिसमें मैराथन में उल रहे हैं, यूपीएससी एक मैराथन है, हम जिसमें उल रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं है। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो तुम पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन कितना सोच पा रहे हो।
अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, तुम समझोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में। तो मेरा तो यही मानना है, वरना भटकाव में दुनिया की हजारों वीडियो मिल जाएंगी, हजारों लोग मिल जाएंगे, तुम नए आओगे तो 50। लेकिन सबसे अच्छा चीज यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रख लो और उसके बाद एनसीईआरटी, जो शुरुआत जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं उनके लिए है, और जो कोचिंग ले रहे हैं वो कोचिंग वालों को फॉलो करें, और उससे बेटर कुछ नहीं है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में, और मेरे दोनों जो पार्टनर हैं ये 2023 में देंगे। हमारे जो दोनों भाई हैं ये 2023 में देंगे। मैं वैसे 2023 में इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट 2023 में होगी और मैं 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मीडियम क्या है? तो हमारा मीडियम हिंदी माध्यम है, क्योंकि हमने बचपन से जो स्कूलिंग किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, वो सब हिंदी माध्यम में था और हिंदी पर पकड़ अच्छी है, इसलिए हिंदी माध्यम से इस बार एग्जाम देंगे। देखो बात इनकी ये है कि इनका ये कहना ये है कि आपका माध्यम क्या है, आपका जो मीडियम है वो क्या है। तो वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के लिए मीडियम मायने नहीं रखता है। जैसा मैथ चल रहा है, हम देखते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम से ही हो रहे हैं, हिंदी मीडियम से क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर खूब तुम्हें बवाल मिलेगा तुम्हें इस पर कि मीडियम। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के लिए कोई मीडियम मायने नहीं रखता है। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे का दिमाग थोड़ा तेज होता है, क्योंकि हिंदी माध्यम की अपेक्षा इंग्लिश माध्यम में एक तो थोड़ा राइटिंग में दिक्कत अच्छी आ जाती है, क्योंकि वो जल्दी लिख सकते हैं शब्दों को इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में एक पेन को हटा हटा के लिखना पड़ेगा, एक ये दिक्कत आती है। दूसरा, उनको इंग्लिश मीडियम के लिए प्रीकरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनमें वो भाग लेते रहते हैं, तो थोड़ा उनका बोलने का, समझने का मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। बाकी माध्यम यूपीएससी में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। क्योंकि अगर तुम माध्यम मायने रखता तो अभी देखा तुमने रवि कुमार सिहाग हमारे जो भाई हैं, उन्होंने हिंदी माध्यम से अभी फिलहाल में 2021 में इतिहास रच दिया, तो टॉप 20 के अंदर भी आ गए। तो उन्होंने एक हिंदी माध्यम बच्चों के लिए मोटिवेशन बने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के लिए मीडियम कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा मीडियम हिंदी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आप अगर पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, मेहनत अच्छी कर रहे हो, तो आपको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम प्री के लिए मीडियम में जरूरत नहीं है, पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जब तुम प्री में 10,000 आ जाओगे हिंदी मीडियम वाले, तो फिर तुम्हें कहां जाओगे, तुम कहां पर पीछे किए जाओगे। अब जो प्री में तुम 2,000 आ रहे हो, प्री में तो माध्यम मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। प्री में 2,000 आ रहे हो, सीबीएसई वाले 10,000 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत है। क्यों? हम इसका मतलब मीडियम मायने नहीं रखता। मेरा ये खुद का विचार है। अब बाकी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं वो सारे मटेरियल हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, चाहे बुक हो, चाहे नोट्स हो, चाहे टीचर्स हो, कोई भी हो। जितने इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं वो सब हिंदी माध्यम वाले पढ़ते हैं, और जितने भी टीचर्स, चाहे संस्कृत या चाहे दृष्टि या ये सो, जो टीचर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं वही टीचर्स हिंदी माध्यम में पढ़ाते हैं। तो इस मटेरियल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा और नोट्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों की बात है, तो इंग्लिश मीडियम इसलिए आ गए क्योंकि वो प्री में आ गए। प्री में हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिरता जा रहा है, इसलिए मेंस लिखने का जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि फाइनल रिजल्ट में हिंदी माध्यम का रिजल्ट आए, क्योंकि जब तक प्री नहीं सुधरेगा तब तक मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा, और मेंस नहीं लिखने का मौका मिलेगा तो इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा आगे रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आपका मंथली बजट या खर्च कितना है? तो देखो, मैं मंथली बजट पे एक बात कहना चाहूँगा कि वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि आप कैसे माहौल से आए हो और कैसे रहना चाहते हो, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका। बजट उस पर निर्भर करता है। ये जो मिथ है कि 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, ये बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल। आप अगर टॉलरेंस नीति में हो, अगर 2-3 लोग मिलके आप अच्छे से रह सकते हो, दोस्त 3 अच्छे मिल गए जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, तो आप एक रूम में अगर 3 या पीजी में 3 लोग रह सकते हो, तो आप 7-8 हज़ार में सर्वाइव कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपको सिंगल रूम चाहिए, आपको एसी चाहिए, या आपको और अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो 10,000 से 15,000 आ जाएगा। बजट वो आप पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हर 15,000 चाहिए या 10,000 चाहिए या 8,000 चाहिए। वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और कैसे मतलब कितनी कम से कम सुख सुविधाओं में एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तुम रहने नहीं आए हो, तुम्हारा मकसद यहाँ पढ़ना है, तो सिर्फ खाना और पढ़ना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। खाना पढ़ना ही होना चाहिए, बाकी सारी चीजों के लिए पूरी जिंदगी डली हुई है, और अभी खाना और पढ़ना ज्यादा, तो वो 8 से 10,000 से भीतर ही हो जाएगा, मेरा मानना है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने और कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? तो ये एग्ज़ाम की बात है, अभी तो हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं अभी पहला एग्जाम मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी सीडीएस का दूंगा। यूपीएससी में मैंने यहाँ तक सोचा है कि मैं यूपीएससी के ही जो यूपीएससी जितने पेपर कंडक्ट कराती है वो सारे दिए जाएं, जैसे सीडीएस है, असिस्टेंट कमांडेंट है और यूपीएससी। यही मेरे टारगेट हैं। बाकी अभी मेरा कोई अटैम्प्ट हुआ नहीं है, तो मैं नहीं इधर उधर भटकना चाह रहा। मेरा पहला और आखिरी मकसद सिर्फ यूपीएससी देना ही है। तो हमारी बात यह है कि हम जब लॉकडाउन से पहले एसएससी की तैयारी करते थे, लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग की पढ़ाई बीच में छूट गई। उसके बाद से सीधे ग्रेजुएशन करके बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से फिर हम लोग सीधे यूपीएससी के लिए दिल्ली आ गए। और यूपीएससी का 1 साल तैयारी करने के बाद से हमें लगता है कि अब हमें छोटे एग्जाम्स को नहीं देना चाहिए,
यूपीएससी और बीपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्जाम को देना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि हम लोग कंसेप्चुअल पढ़ाई करते हैं और जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं उनमें फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं, तो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, उन लोग उनमें फिर अगर एग्जाम वो देने लगे तो उन लोग के लिए अलग से स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। और यूपीएससी में जो है कि बस एक बार कंसेप्ट बन गया तो आप कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए उसे आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने आवर्स पढ़ते हैं? हो गया ये क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर आना चाहते हैं उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो मुखर्जी नगर आने चाहते हैं उन्हें हम सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहेंगे। वो हमारी एडवाइस ये है कि अगर आपको लगता है कि पढ़ाई घर में माहौल अच्छा नहीं है, हम नहीं पढ़ पा रहे, तो आप मुखर्जी नगर आइए। ऐसा नहीं है कि मुखर्जी नगर मक्का है या मदीना है कि यहाँ आके ही आईएएस बनोगे। अगर आपके पास पर्याप्त सुख साधन है, घर पर एक कमरा है, एक बढ़िया सा कमरा है और उसमें डिस्टर्बेंस करने के लिए कोई नहीं है, तो आप वहाँ पर भी रह के पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मुखर्जी नगर आओगे तभी आईएएस बनोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि आपके घर पर डिस्टर्बेंस है और आप एफर्ट कर सकते हैं, आपके पास फैमिली बैकग्राउंड मीडियम है, तो आप एफर्ट कर सकते हैं, तो मुखर्जी नगर आगे रहिए। खर्चा तो होगा, ये तो है कि कम से कम भी करोगे तो 7-8 हज़ार रहेगा, इतना तो रहेगा। लेकिन आप अगर आना चाहते हो तो आओ, बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा मिलेगा, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़िया मिलेगा, दिमाग तुम्हारा खुलेगा, आपको लगेगा कि दुनिया क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है और मुखर्जी नगर नहीं जाएंगे तो आईएएस नहीं बनेंगे, तो ये बिल्कुल बेकार मिथ है और ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम गांव से, तो हम गांव से भी आईएएस बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मुखर्जी नगर एक वो मिथ है कि मुखर्जी नगर जाना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के बाद से भारत डिजिटल दुनिया में आ चुका है, तो अब हर गांव में शिक्षा पहुंच चुकी है यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। जैसे मान लीजिए दृष्टि का आपको कोचिंग करना है तो आप घर पे बैठ के दृष्टि के जो लाइव क्लासेस चल रही है क्लासेज में, उसका भी मजा ले सकते हैं घर पे। और आपके जो बुक्स मटेरियल है वो भी आपको पहुंच जाएगा घर पे, तो आप घर पे भी अच्छे से तैयारी। ये मिथ नहीं रहा है, बिल्कुल ही मिथ नहीं रहा है कि आप मुखर्जी नगर आए हैं। आजकल जो ऑनलाइन आई है पढ़ाई, तब से आप कोचिंग की भी जरूरत नहीं है कि आप कोचिंग लेने के लिए मुखर्जी नगर आए। आप ऑनलाइन से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अगर माहौल चाहिए तो आप मुखर्जी नगर आ सकते हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो मुखर्जी नगर आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर ही आके पढ़ाई कर पाएं। और सबसे बड़ी बात है कि डेडिकेट होकर पढ़ाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे मधुकर सर हैं, पूरे सिलेबस को यूट्यूब पर यूपीएससी का एक पार्ट को पढ़ा चुके हैं। तो आप अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में भी आप घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए कंप्लीट डेडिकेशन दिखाना होगा, डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर, ये अफवाहों को दूर करते हुए कि मुखर्जी नगर में जो रह रहे हैं वो बहुत अच्छी पढ़ाई करते होंगे, ये आप अपने मन से निकाल दीजिए और घर पे रह के बढ़िया से पढ़ाई कीजिए अगर कर सकते हैं तो। देखो, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चा में चलता है कि यूपीएससी की तैयारी करते समय मोटिवेट कैसे रहते हैं या कैसे रहते हो, मोटिवेशन कैसे रखें, ये बहुत ज़्यादा मिथ चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ रहे हो या करने की सोच रहे हो और आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप यूपीएससी छोड़ दीजिए। अगर यूपीएससी करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है तो तुम कभी जिंदगी में आईएएस नहीं बनोगे। यूपीएससी एक तुम्हारे अंदर से जुनून होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, क्यों चाहते हो तुम आईएएस बनना, पावर क्यों चाहिए तुम्हें, समाज को क्यों बदलना है तुम्हें। ये अगर सोचते हो कि अब हमारा मन नहीं कर रहा, एक मोटिवेशनल वीडियो दे दो कि हमें भाई ये कुछ हो दो, हमारा मन नहीं कर रहा, तो छोड़ दो, तुम्हारा नहीं होगा। लिख दे रहा हूं, कड़वा है लेकिन सच है। अगर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप यूट्यूब भरा पड़ा है, पूरा सोचो, लेकिन तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन कोई किताब से नहीं, कोई कॉपी से नहीं, तुम्हारी परिस्थितियों से, तुम्हारे जुनून से, तुम्हारी हालात से, और तुम क्या चाहते हो दुनिया में, चेंजेस लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते, तो किसके लिए आईएएस बन रहे हो। जरूरी ये है पहले अपने आप से आओ और एक बार सवाल करो कि आईएएस बनना क्यों है, क्यों चाहते हो कि तुम आईएएस बनो। जरूरी है कि आईएएस बनो, और भी बहुत सारी नौकरियां हैं वो करो ना, उसमें बहुत कम पढ़ाई करनी पड़ेगी और तुम्हें उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, मोटिवेशन भी नहीं रहना पड़ेगा। मोटिवेशन ये बहुत ज़्यादा मैं सुनता हूँ चलता है, और जब अपने अपने विचार देते हैं कि ये देख लो, ये पढ़ लो, ये बुक ले लो, लेकिन हम यही कहेंगे कि मोटिवेशन की अगर जरूरत है तो आईएएस उसी दिन छोड़ दो। आईएएस एक मोटिवेशन नहीं है, एक जुनून है। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि तुम आईएएस बनना है तभी आईएएस बनोगे। मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं तो भूल कर रहे हो, ये मेरा मानना है। और अपने मन के 1000वें हिस्से में ही मत आने दो कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इतने पढ़ रहे हैं तो होना ही है। मन का 1000वें हिस्से में अगर आ रहा है कि थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि नहीं होगा तो छोड़ दो पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। अगर पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो हर दिन ये सुबह में ये सोचो कि अगले दिन हम आईएएस बन गए और अगले दिन हमें क्या करना है। ये मत सोचो कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो नहीं होगा, जरूर होगा। इतने अच्छा से मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है?
बताओ। हमारा ऑप्शनल अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हिंदी साहित्य लगता है, तो मैं अभी हिंदी साहित्य की तरफ जा रहा हूँ और अभी मेरा 1 साल है, तो मैं अभी हिंदी साहित्य वैसे पढ़ के चल रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है हिंदी साहित्य। और हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी हमने इसलिए लिया क्योंकि यूपीएससी में लगभग 22 से 23 सब्जेक्ट हैं, और 22 से 23 सब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जबकि ये मैं लगाना नहीं चाहता, क्योंकि यूपीएससी में जितना सिलेबस कम हो सके, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल से बहुत सारी किताबें सबको पढ़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है 1 साल में, तो जितना कम हो सके, जितना सिलेबस को समेट सके उतना अच्छा होगा। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल इसलिए लिए क्योंकि जीएस में ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद से 70% सिलेबस ज्योग्राफी ऑप्शनल का तैयार हो जाता है खुद, और सिर्फ 30% बचता है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का सबसे बढ़िया मुद्दा, हमारा मकसद ये था क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ स्टैटिक होते हैं, जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया का वर्णन करें, भूकंप कैसे आते हैं, या जैसे वर्तमान में उत्तराखंड में भूकंप आते हैं या हिमस्खलन होता है, तो उसके बारे में आया कि हिमस्खलन की प्रक्रिया का, ये नहीं पूछेगा कि कब हुआ क्यों हुआ, ये पूछेगा कि उसकी संबंधित घटनाओं को लिखे। और ये भी बात है कि अगर जीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल का आप ले रहे हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ने के बाद से आपको जीएस में जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सबका इकोनॉमिक्स हो गया, सबका संबंध ज्योग्राफी ऑप्शनल से है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया तो इकोनॉमिक्स में भूमि सुधार, कृषि, सब ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ना है। और जैसे आईआर पढ़ना है हम लोग को, भारत और विश्व के साथ संबंध, तो ज्योग्राफी के पेपर 2 में एक क्वेश्चन पक्का रहता है 20 नंबर का। तो सारे अगर जीएस अच्छा से पकड़ बन जाती है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल खुद से तैयार हो जाएगा। तो वैसे ऑप्शन को लेके मेरा कहना यह है कि ऑप्शन बोलें जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो। जरूरी ये नहीं है कि अब मैथ चल रहा है कि हिंदी साहित्य लो, कि हिस्ट्री से ही हो, कि ज्योग्राफी से हो नहीं रहे हैं, कि ये नहीं हो रहा है, ये सब मैथ चल रहा है। आपकी रुचि किस में है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो आपको लगता है कि आप किस में अच्छा कर पाएंगे, वो वाला सब्जेक्ट लें, अपने दिल की सुने। किसी दूसरे को, अगर इनको ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है, मैं हिंदी साहित्य ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कहानियां पढ़ने में रुचि है, मुझे समझने में रुचि है, मेरा मन करता है उसे पढ़ने के लिए, मैं बिना बोर हुए हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ सकता हूं, इसलिए मैं ले रहा हूं। तो अपनी रुचि पर जाएं कि तुम क्या कर सकते हो। जरूरी ये नहीं है कि कोई दूसरा बताते, टीचर बता दिया कि भाई हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, ये ले लो। भाई आपका मन क्या है, आपकी रुचि किस में है, आपके दिल में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, तुम कौन से में अच्छा एफर्ट करते हो और अच्छा कर सकते हो, बोलें और अपनी सुने, बहकावे ना है। यहाँ पे दिल्ली में जब आप आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे जो आपको ऑप्शनल बदलवा देंगे। अगर आप ऑप्शनल 3-4 महीने पढ़ भी लिए हैं तो भी ये आपको कन्विंस करके मना लेंगे कि आपको ये ऑप्शनल बहुत बढ़िया है, इस ऑप्शनल में सिलेक्शन नहीं होता, तो आप इन अफवाहों से बिल्कुल दूर रहे। ऑप्शनल सब बढ़िया है, आप जिस ऑप्शनल में अच्छा कर रहे हैं वो ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि जितने भी सीनियर्स आपको ये सलाह देते हैं कि ये ऑप्शनल बढ़िया नहीं है, ये ऑप्शनल बढ़िया है, वो खुद प्री में ही फेल हो जाते हैं और आज तक वो मेंस नहीं लिखे और सिर्फ ऑप्शनल का ले लेके 3-4 साल से पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। तो उन 65 साल के लोगों से बचें, हम तो यही कहना चाहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम और हमारा ये क्वेश्चन इनका है कि यूपीएससी का ये कि आईएएस बनने के बाद लाइफ कैसी होगी, या आईएएस नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब ऐसे करके मिथ है। तो उसके ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, यूपीएससी की दिल से तैयारी करो, पूरी मेहनत से तैयारी करो, पहली बार आपको सफलता मिलेगी। यूपीएससी में आप मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत खराब जाएगी, आपको मेहनत का सफलता मिलेगी। जो अच्छे से एफर्ट नहीं देते हैं, जो कहीं ना कहीं कमी रहती है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता की कोशिश पूरे दिल से नहीं की गई है। असफलता ये नहीं है कि आपको कि करोगे नहीं मेहनत तो ये लग जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि यूपीएससी तुम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है चलो तुम आईएएस नहीं बने, आप पीसीएस बनोगे, उसके बाद उसमें रह करके भी तैयार कर सकते हो कि तो आईएएस बन सकते हो। सबसे बड़ी बात, एक अच्छे इंसान बनोगे आप जब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, इतना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा दुनिया का, उसके बाद जिस फील्ड में जाना चाहोगे तुम उसमें आग लगा दोगे। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, एक इतना ज्यादा दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा यूपीएससी तैयारी में कि आप कहीं भी जाओगे। ये सब कहते हैं कि आईएएस नहीं बने तो क्या होगा भाई, क्या कर पाएंगे, मर जाएंगे। अरे ये मिथ है। अरे यार इंसान हो तुम, संघर्ष से कैसे हार जाओगे तुम कि तुम आईएएस नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे आईएएस नहीं बनोगे, पीसीएस बनोगे तुम, और फिर तैयारी करोगे तो फिर आईएएस बनोगे। पहली बात तो तुम आईएएस ही बनोगे अगर मेहनत करोगे और सही डायरेक्शन में और अच्छी लेवल से मेहनत करोगे तो आईएएस बनोगे और 100% बनोगे तुम। हम तो बस ये कहना चाहेंगे कि ये मत सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं होगा, बस ये सोचो कि अगर एक बार सोच लिया तुमने कि आंखों में अरमान लिया, एक शेर है वो मैं बोलना चाहूंगा कि आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या अब आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बस लिख लो कि जब तक आईएएस नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्विट कर जाते हैं लोग, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरा विचार है। तो सबसे पहली बात कि आईएएस बनने के बाद की लाइफ कैसी होगी, तो सबसे बड़ी बात कि हम अगर आईएएस बन जाते हैं तो अभी जिस सिचुएशन में हम लोग हैं तो सिर्फ 1 या 2 आदमी को सुधार सकते हैं या उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन आईएएस के बनने के बाद से जिस
डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे लगभग 20 से 25 लाख लोगों की सहायता कर सकते हैं, उनकी जीवन में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि जो सरकार की नीतियाँ आती है संसद की, उन्हें एक IAS को ही उस नियमों को इम्प्लीमेंट करना होता है। वो जिस मोड में चाहे उस समाज को बदल सकता है और हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी समाज को बदलने की। अब ये एक मैं आखिरी मोटिवेशन बोलना चाहूँगा। राहत इंदौरी साहब हैं जो अब हमारे नहीं रहे हैं, उनका एक शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। शाबाश। तो देखिए भाई, जो हमारा ये क्वेश्चन को लेके जो हमारा खुद का विचार था, वो हमारी अपनी राय थी। आपको अच्छे लगे या बुरे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी तुम पूछना चाहते हो, हमारी जितनी भी राय होगी वो हम आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप उसमें लिख दीजिएगा जो भी आपके डाउट हो। वैसे हमने जहाँ तक कोशिश की है बिल्कुल जमीनी स्तर से बताया है, नहीं कोई लंबा फेंका है, नहीं कुछ कहा है, नहीं हमारे जो खुद के विचार थे जो हमारे, वो हमने आपके साथ साझा किए हैं। वो हमारे विचार है, आपके अलग भी हो सकते हैं। ये 100% सही नहीं है कि हम सही कह रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो, लेकिन हमारे जो विचार अच्छे थे, हमें जो लगा कि ऐसे ऐसे में चल रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। और बाकी हम 2 भाई साथ साथ रहते हैं, और एक हमारे भाई हैं वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं और दृष्टि पढ़ते हैं, और वो अभी कोचिंग करने गए हुए हैं। हम तीनों लोग रहते हैं और अच्छे से रह रहे हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और आपका कोई भी डाउट्स हो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम लोग देखकर एक बार फिर से आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके जो गाँव में रह रहे हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दें।